हाय एवरीवन। आज हम नारीवाद की बात करेंगे। राजनीतिक परंपराओं में हमने उदारवाद क्या है, अनुदारवाद क्या है और समाजवाद क्या है, इसके बारे में हमने जाना। नारीवाद क्या है यानी फेमिनिज्म। फेमिनिज्म को माना जाता है कि यह एक विचारात्मक आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1970 के दशक से प्रारंभ हुई। यह आंदोलन समाज में समानता, स्वतंत्रता, न्याय के सिद्धांतों से संबंधित है। यह आंदोलन समाज में पुरुषों की अपेक्षा नारियों की स्थिति, भूमिका और अधिकारों से संबंधित है। नारीवाद से आप समझ ही पा रहे हैं कि नारीवाद शब्द जो है यह नारी की पराधीनता और नारी के प्रति होने वाले अन्याय पर ध्यान केंद्रित करता है और इसके निराकरण के लिए यानी उपायों पर विचार करता है। यानी हमने समझा कि नारीवाद एक विचारात्मक आंदोलन के रूप में आया, 1970 के दशक से यह प्रारंभ हुआ। अब इसकी परिभाषा से हमें यह और भी स्पष्ट हो जाएगा कि नारीवाद है क्या। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार स्त्रीवाद स्त्रियों के अधिकारों की मान्यता, उनकी उपलब्धियों और अधिकारों की वकालत है। यानी स्त्रीवाद क्या है, वह स्त्रियों की अधिकारों की, उनकी मान्यताओं की और उनकी उपलब्धियों एवं अधिकारों की वकालत करता है। ये ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार नारीवाद को डिफाइन किया गया है। मैरी एवोस स्त्रीवाद स्त्रियों की वर्तमान तथा भूतकाल की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन है। यह स्त्रियों से संबंधित उन मूल्यों के लिए चुनौती है जो स्त्रियों को दूसरों द्वारा पेश की जाती है। जबकि चार्लोट बंच जो है इसे इस तरीके से परिभाषित करती हैं कि स्त्रीवाद से अभिप्राय उन विभिन्न सिद्धांतों और आंदोलनों से है जो पुरुष की तरफदारी का विरोध तथा पुरुष के प्रति स्त्री की अधीनता और आलोचना करते हैं तथा जो लिंग पर आधारित अन्याय को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं। जॉन चॉर्वेट इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जॉन चॉर्वेट को हमने लिखा नहीं, इनके अनुसार देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि स्त्रीवाद का मूल सिद्धांत यह है कि मौलिक योग्यता के पक्ष में पुरुषों तथा स्त्रियों में कोई अंतर नहीं है। इस पक्ष में कोई भी पुरुष प्राणी अथवा स्त्री प्राणी नहीं है, बल्कि वे मानवीय प्राणी हैं और मनुष्य का स्त्रीत्व तथा महत्व लिंग के पक्ष से स्वतंत्र है। अब महाकोश इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में किस तरीके से नारीवाद को परिभाषित किया गया है, इसमें यह कहा गया कि स्त्रीवाद यानी नारीवाद एक ऐसी धारणा है जिसका जन्म थोड़े समय से हुआ है और यह धारणा उन उद्देश्यों तथा विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो स्त्रियों के अधिकारों के उद्देश्यों यानी अधिकारों के पक्ष में चलाए गए आंदोलन के साथ संबंधित है और इसमें आंदोलनों के निजी, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पक्ष भी शामिल है। और इसका उद्देश्य जो है, नारीवाद का उद्देश्य स्त्रियों को पुरुषों के समान पूर्ण समानता के स्तर पर लाना है। अब हम बात करें कि नारीवाद का विकास कैसे हुआ, ये कैसे इसकी संकल्पना या धारणा आई। यानी नारीवाद का विकास यानी ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, जो यूनानी परंपरा के विचारक रहे हैं उन्होंने किस तरीके से नारीवाद के विकास में कैसे इसकी धारणा आई वो बताने की कोशिश की है। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से इसको देखें तो यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने स्त्रियों को पुरुषों से हीन मानते हुए उन्हें नागरिकता के अधिकार से वंचित किया था और दासों की श्रेणी में स्थान दिया था। और यही जब हम मनुस्मृति में जहाँ एक और यह कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, विराजते हैं, तो दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि नारी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। यानी नारीवाद आंदोलन का अगर हम श्री गणेश माने तो 19 से 20वीं शताब्दी में माना जाता है। ये देखा गया कि नारीवाद आंदोलन जो है वह 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोपीय विचारधारा में देखा जा सकता है। जैसे हम J.S. मिल को देखते हैं, मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट को देखते हैं। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इनकी जो एक फेमस कृति है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन 1917 में जो प्रकाशित हुई, उसमें उन्होंने कहा है कि स्त्रियों को कानूनी, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता की मांग की सिफारिश की है। जबकि J.S. मिल अपनी पुस्तक, इनकी बहुत ही फेमस बुक है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन
1969 में इन्होंने यह बताने की कोशिश की, सॉरी यहाँ पे इन्होंने ये 18वीं शताब्दी के हैं, तो ये 1869 में उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि स्त्री पुरुष का संबंध मैत्री पर आधारित होना चाहिए, प्रभुत्व पर नहीं। मिल ने स्त्री मताधिकार पर बल दिया और 19वीं शताब्दी में जब हम मार्क्सवाद के प्रवर्तकों ने इस पर विचार करते हुए लिखा तो कहते हैं कि परिवार संस्था श्रम विभाजन का सामान्य स्रोत है, जिसमें स्त्री पुरुष का संबंध प्रभुत्व एवं निजी संपत्ति की धारणाओं को मूर्त रूप देता है। मार्क्सवाद के जो प्रवर्तक रहे उन्होंने माना कि परिवार में पुरुष की स्थिति बुर्जुआ के समान है और स्त्री की सर्वहारा के समान है। यानी मार्क्सवादियों का मत यह है कि जब पूंजीवादी प्रणाली का अंत हो जाएगा तो निजी गृह कार्य सार्वजनिक उद्योग को सौंप दिया जाएगा और यही समस्त स्त्रियां सार्वजनिक जीवन में पुरुषों के साथ काम करेंगी। परंतु जब हम वर्ष 1970 तक पहुंचते हैं तो देखते हैं पश्चिमी जगत में स्त्रियों की पराधीनता का अंत करने के लिए कोई ठोस कार्य नहीं हुआ और इसीलिए नारीवाद आंदोलन का प्रारंभ हम 1970 के दशक से प्रारंभ मानते हैं। नारीवाद की विशेषताओं की बात हम करते हैं। नारीवाद की विशेषताओं में इसकी पहली विशेषता यह मानी जाती है कि नारीवाद आप यानी स्त्रियां लैंगिक प्राणी नहीं मानव प्राणी हैं। इसका क्या अर्थ है? इस विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि स्त्रियों को केवल माता, पत्नी और बहन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे एक मानव के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान योग्यता और बुद्धि रखती हैं और वे भी सभी कार्यों के करने के योग्य हैं जो पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। अब समान अधिकार और समान अवसर, इसकी क्या विशेषता है? इसको किस तरीके से, यानी हम जानते हैं कि हमारे संविधान में भी ये बात कही गई है, आर्टिकल 15 से लेके समता एवं समानता की बात कही गई है, जिसमें ये भी बात कही गई धर्म, जाति, लिंग किसी के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। और 16 में ये भी कहा गया है कि सभी को अवसर की समानता होगी, जो शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, और उस क्रम में नारी का भी एक क्रम आता है। तो इसके जो समर्थक रहे हैं उन्होंने नारीवाद के समर्थकों के अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार मिलने चाहिए और उन्हें भी पुरुषों के समान अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक व्यतीत करने, अपनी रुचि के अनुसार कोई भी व्यवसाय अपनाने, संपत्ति रखने, विवाह और तलाक के अधिकार मिलने चाहिए। ये इसकी दूसरी विशेषता है। अब पितृप्रधान पितृप्रधान समाज में पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता स्थापित करता है तथा उसे निर्देश देता है। ऐसे समाज में पुरुषों की स्थिति उच्च और स्त्रियों की निम्न रहती है। तो नारीवादी जो है ऐसी सामाजिक व्यवस्था का विरोध करते हैं। अब परिवार नामक संस्था का भी विरोध किया जाता है। इसमें किस तरीके से नारीवाद की विशेषता में लाया गया है? इसमें यह बात कही गई है कि स्त्री की जो भूमिका है वह घर की चार दीवारी के अंदर तक सीमित कर दिया गया है। उसे अपनी क्षमताओं का पूरा विकास करने का अवसर नहीं मिलता है। परिवार में बच्चों का सामाजिकरण किस प्रकार करना है, और पुरुष के जब हम परिवार में सामाजिकरण देखते हैं तो पुरुष का स्त्री पर प्रभुत्व बना रहे, अतः नारीवाद परिवार नामक संस्था का विरोध करता है। हम सामाजिकरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक नारी का विकास होता है परिवार में और एक पुरुष का, तो हम ये समझ पाएंगे कि परिवार नामक संस्था का विरोध नारीवाद क्यों करता है। पांचवा है कि स्त्रियों की परंपरावादी में परिवर्तन। स्त्रीवाद स्त्रियों द्वारा परंपरावादी कामकाज करना, पति की सेवा करना, बच्चे पैदा करना, उनका लालन पालन करना आदि किए जाने के विरुद्ध है, जबकि स्त्रियों की आर्थिक स्वनिर्भरता भी इसमें आती है। हालांकि ये हम इसमें बात कह चुके हैं कि समान अधिकार और समान अवसर हो तो उसको भी समान रूप से कार्य करने का अवसर मिले, यानी आर्थिक दृष्टि से उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। पुरुष की भांति स्त्रियों को भी उद्योग धंधों में लगाना चाहिए, उन्हें पुरुषों के समान शिक्षित करना चाहिए ताकि वे भी नौकरी करें और कोई अन्य व्यवसाय कर सकें। अब नारीवाद से ही संबंधित कुछ मुख्य धाराएं हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। नारीवाद से संबंधित आंदोलन जो हुए हैं उसको मुख्यतः 3 धाराओं में बांटा गया है। इसकी
3 धाराएं हैं। पहला है उदारवादी धारा। उदारवादी धारा के जो समर्थक रहे हैं उसमें जॉन लॉक है, J.S. मिल है, बैरन डी होलबाच है और मैरी wollstonecraft का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उदारवादी धारा नारीवाद की जो मुख्य धारा में आया, इसका लक्ष्य है कि स्त्रियों के लिए पूर्ण समानता और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना है। इसके कार्यक्रम भी हैं समान कार्य के लिए स्त्रियों और पुरुषों को समान वेतन, गर्भपात कानूनों में सुधार आदि की व्यवस्था की गई है। अब उदारवादी की जो सबसे बड़ी विशेषता है जो उदारवादी धारा है कि उदारवादी नारीवादी स्त्री को लैंगिक प्राणी न मानकर एक मानव प्राणी मानते हैं, जिसको हमने इसकी विशेषताओं में समझ लिया था। तो ये इसकी ये नारीवाद उदारवादी के मुख्य उद्देश्य हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि उदारवादी नारीवाद के अनुसार स्त्रियों को विवाह करने अथवा न करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और समाजवादी स्त्रीवाद जो इसके मुख्य समर्थक रहे हैं थॉमसन है और कार्ल मार्क्स हैं। जो समाजवादी स्त्रीवाद है इसमें ये बातें रखी गई, ये इस बात का समर्थन करते हैं कि जो स्त्रियां हैं उनको किसी के अधीन यानी स्थिति की मुख्य रूप से पूंजीवादी व्यवस्था जिम्मेदार है। वो कहते हैं कि जो ये नारीवाद यानी जो पुरुषवादी समाज है जिसमें नारीवाद आंदोलन के रूप में आया, उसका एक कारण सबसे महत्वपूर्ण है कि पूंजीवाद है। उन्होंने पूंजीवाद को 2 भागों में डिवाइड किया, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग। तो वो शोषित वर्ग में नारी को भी रखते हैं। उनका मानना है कि स्त्रीवाद की विचारधारा परिवार नामक संस्था भी स्त्रियों के शोषण के लिए उत्तरदायी है, जबकि आमूल परिवर्तनवादी धारा को एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में माना जाता है। जो इसके समर्थक रहे हैं इसमें ब्रैटी फ्राइडन रहे हैं और केट मिल्ट रहे हैं। इसे क्रांतिकारी क्यों माना जाता है, क्रांतिकारी के रूप में क्यों देखा जाता है? जब फायरस्टोन ने तर्क दिया, उन्होंने कहा कि जो वर्तमान व्यवस्था में छोटे मोटे सुधारों के बल पर स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार के जड़ तक नहीं पहुंचा जा सकता। यानी इस विचारधारा में जो ये परिवर्तनवादी धारा है नारीवाद की, इसमें यह कहा गया कि आर्थिक शक्ति मिलने से नारियों की स्थिति में अधिक अंतर नहीं आएगा। समाज में पितृसत्तात्मक शक्ति के कारण नारियों को पुरुषों से हीन समझा जाता है और उन्हें बच्चे पैदा करना, उन्हें पालन पोषण करने का एकमात्र माध्यम समझा जाता है। यानी यह विचारधारा यह कहती है कि नारियों को शोषण को रोकने का यही तरीका है कि लिंग पर आधारित श्रम विभाजन को समाप्त कर दिया जाए और इसके लिए एक परंपरागत मूल परिवार का पुनर्गठन किया जाए और अंततः उसे भी समाप्त करना होगा। कुछ नारीवादियों ने स्त्रियों की ऐसी स्वायत्त बस्तियों बसाने का सुझाव दिया है जिसमें पुरुषों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। मानव जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ पुरुषों को केवल पुरुषत्व का प्रयोग करना होगा और उसे प्रधान भूमिका निभाने का अवसर नहीं मिलेगा। तो हमने देखा कि नारीवाद है क्या, ये कब इसका उद्भव हुआ, प्रारंभ हुआ और इसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है, इसका विकास किस श्रेणी के क्रम में हुआ, जिसमें मैरी wollstonecraft और J.S. मिल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हमने जो नारीवादी आंदोलन है इसको 3 मुख्य धाराओं में लाया गया, उदारवादी धारा, समाजवादी स्त्रीवाद और आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा में लाया गया, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम अगले वीडियो में नारीवाद और अधिकार यानी नारीवाद से संबंधित उसको कैसे किस तरीके की अधिकार प्रदान किए गए और संयुक्त राष्ट्र निधि द्वारा क्या कार्यक्रम और ठोस कदम उठाए गए उसके बारे में चर्चा करेंगे। मीट अगेन, थैंक यू।